हम देखने वाले हैं वह 51 क्वेश्चन नंबर से देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो 51 क्वेश्चन है वह देखें सभी लोग। वह यह कहना चाह रहा है कि जो स्प्लिट फेज मोटर है वह कहाँ उपयोग होती है, और उसका आंसर यह है कि जो स्प्लिट फेज मोटर है वह कहाँ होती है, सिंगल फेज में एसी सप्लाई में हम उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? 51 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ और ऑप्शन है उनको भी देख लीजिए। एकल फेज डीसी परिपथ में नहीं होता है। ठीक, उच्च भार वाले परिचालन यंत्र के लिए हम दूसरी मोटर करते हैं। ठीक, सीरीज वगैरह हो गई, जैसे 1 एचपी से अधिक के लिए उसके लिए भी हम दूसरी करते हैं, जैसे स्क्रल केस वगैरह हो गया। ठीक, स्प्लिट फेज हम इसका किसका करते हैं, सिंगल फेज। आपको कहीं कहीं यह मोटर देखने को मिल जाएगी, जैसे जो पंखे जैसी छोटी छोटी मशीनें हैं उनमें यह मोटर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, अब देखें 52 नंबर क्वेश्चन सभी लोग। 52 क्वेश्चन, 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग होता है। ठीक, बताएं किसी को यदि आंसर मालूम हो क्यों होता है। देखो, यदि हम सिंगल फेज की बात करें और एसी की बात करें, ठीक, एसी की बात कर रहे हैं, किसकी, एसी की। एसी में आप जानते हैं फेज के लिए कौन सा रंग यूज करते हैं हम, लाल। न्यूट्रल के लिए काला। ठीक, अर्थ के लिए ठीक, हरा। कौन सी सप्लाई में, एसी सप्लाई में। ठीक, अब हम आ जाते हैं डीसी पर। ठीक, तो डीसी में कौन कौन से करते हैं, फेस के लिए कौन सा करते हैं, फेस के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं, लाल। तो इसमें क्या आ जाएगा, लाल। ठीक, न्यूट्रल के लिए कौन सा करते हैं, काला या नीला। ठीक, काला, काला। ठीक है, आपको इसमें ध्यान रखना है, वह यदि एसी सप्लाई के मामले में पूछे तो आप बताओगे फेस लाल कलर का होता है, न्यूट्रल ब्लैक कलर का होता है, और अर्थ ग्रीन कलर का होता है। लेकिन उसने जो फ्लेक्सिबल केबल पूछी है, जो आप प्रेस वगैरह में या इमर्सन रॉड वगैरह में यूज करते हैं, तो वहां पर आपको न्यूट्रल का रंग कभी कभी नीला देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर काला न लगा के क्या लगाना है, नीला लगाना है। आई बात समझ में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीला। अब अगला क्वेश्चन देखें 53। एक इंडक्शन मोटर में रोटर गति हमेशा होती है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं सभी क्या होगा इसका आंसर 53 का। ए हो जाएगा, 53 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो आपकी रोटर गति है वह स्टेटर गति से क्या होती है, कम होती है। अब इसको समझो कैसे। सब लोगों ने मोटर देखी है। ठीक, उसका जो बीच का स्थिर भाग है जिसके अंदर रोटर घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। या जिसमें बाइंडिंग भरी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। आप ये बताइए कि जब उसमें जो स्टेटर में जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी गति 100% होगी, तब वह रोटर को कितने 90 या 80 पर घुमा पाएगा। ठीक है, इसलिए जो स्टेटर की गति है वह हमेशा रोटर की गति से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, स्टेटर की गति अधिक होती है, और यदि पूछा जाए तो रोटर की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लिप। क्या बोलते हैं, स्लिप। रोटर गति और स्टेटर गति के बीच में जो अंतर आता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, स्लिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, स्टेटर गति से कम। अब अगला क्वेश्चन देखें 54। पढ़ें क्या बोलता है 54। एक ट्रांसफार्मर अधिकतम होता है। हाँ, जो 54 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर अधिकतम होता है, वह कहना चाह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर तब कार्य करेगा
जब उसका पावर फैक्टर लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, यूनिटी होगा। तो आप लोग भी जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर पर जो लोड आता है वो किस प्रकार का होता है, इंडक्टिव टाइप का। और यदि लोड इंडक्टिव टाइप का होगा तो अपने आप पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। यदि लोड कैपेसिटिव रहता है तो उसमें क्या होता है, लीडिंग होता है। ठीक, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता के साथ तभी कार्य कर पाएगा जब उसका लोड क्या होगा, लैगिंग होगा। क्यों होगा, क्यों, जो उसमें जो कॉइलें वगैरह भरी जाती हैं वह किस लोड को दर्शाती हैं, इंडक्टिव लोड को दर्शाती हैं। आई बात समझ में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब ट्रांसफार्मर पर लोड क्या होगा, लैगिंग होगा। या लोड नहीं, ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर जब लैगिंग होगा वह अधिकतम दक्षता के साथ क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक, पावर फैक्टर आप लोगों को मालूम है 3 प्रकार के होते हैं, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी। ठीक है, चलो अब आगे देखें 55 क्वेश्चन। भारत में सिंक्रोनस मोटर देता है, वह यह कहना चाह रहे हैं कि जो सिंक्रोनस मोटर है उसका यूज हम भारत में किस सप्लाई पर करते हैं या किस रेंज पर करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 11 और 33 दोनों पर, 11 kV और 33 kV, यह दोनों रेंज पर हम सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। कोई बताएगा सिंक्रोनस मोटर का यूज कहाँ किया जाता है, किसी को नहीं मालूम। सिंक्रोनस मोटर ठीक, सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जाता है बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री होती है उनमें पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। ठीक, और आप भी जानते हैं हम क्या करते हैं, इसको सीरीज में लगाकर जो हमारी फैक्ट्री में सप्लाई आती है, ठीक है, सीरीज में लगाकर हम क्या करते हैं, अपनी जो फैक्ट्री होती है या जो मिल होती है, ठीक, मिल्स होती हैं, उनके पावर फैक्टर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या सुधारते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए एवं बी। ठीक, 11 kV और 33 kV दोनों पर यह कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ें 56। 2 वाट मीटर पद्धति किसके लिए लागू होती है? हाँ, आपने 3 प्रकार की पद्धति पढ़ी है। ठीक है, 2 वाट मीटर पद्धति किसके लिए लागू होती है, तो यह स्टार एवं डेल्टा दोनों प्रणालियों पर कार्य करती है। ठीक है, इसमें लिखा है केवल स्टार पे कार्य करती है, डेल्टा पर कार्य करती है। ठीक, लेकिन यह जो प्रणाली होती है वह स्टार एवं डेल्टा दोनों प्रणालियों पर कार्य करती है। ठीक है, यह 1 वाट मीटर पद्धति होती है, 2 वाट मीटर होती है, 3 वाट मीटर होती है। ठीक, उसको आप लोग को जाके देखना है कि भाई कहाँ यूज होती है, कौन सी संतुलित में होती है, कौन सी असंतुलित लोड पर होती है, कौन सी संतुलित एवं असंतुलित दोनों लोड पर होती है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि स्टार पे कार्य करती है कि डेल्टा पर, तो वह किस पर कार्य करती है, दोनों पर कार्य करती है, दोनों प्रणाली पर कार्य करती है, चाहे वह स्टार प्रणाली हो या डेल्टा प्रणाली। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत ध्यान तक। ठीक, अब देखें सभी लोग 57 क्वेश्चन को। एक फ्यूज का फ्यूजिंग करंट इस पर निर्भर करता है। हाँ, ठीक, आप लोगों ने फ्यूज के बारे में देखा है। क्वेश्चन कह रहा है एक फ्यूज का फ्यूजिंग करंट इस पर निर्भर करता है। बताएं, जो फ्यूज हम डालते हैं किटकैट में, उसका फ्यूजिंग करंट की उसमें से कितनी धारा गुजरेगी, वह किस किस बात पर निर्भर करेगा, उसके पदार्थ, लंबाई और व्यास। ठीक, उसका पदार्थ कि वह कॉपर से बना है कि एल्युमिनियम पर, एल्युमिनियम से बना है। ठीक, दूसरा लंबाई कि भाई वो जितनी उसकी लंबाई होगी उसके हिसाब से क्या होगा, उसका प्रतिरोध होगा। ठीक, और तीसरा क्या है, व्यास। तीसरा क्या है, व्यास। यदि उसका व्यास कम होगा तो वो कम धारा को वहन कर पाएगा, और यदि ज्यादा होगा तो ज्यादा धारा को वहन कर पाएगा। ठीक, तो उसका पदार्थ, लंबाई और व्यास, यह तीनों चीजें किसी फ्यूज के फ्यूजिंग करंट को निर्धारित करने के लिए क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। ठीक, तो जो 57 क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखें।
एक श्रृंखला आरसी सर्किट में शुद्ध शक्ति है। हाँ देखो, आरसी सर एक उन्होंने पूछा है कि एक सीरीज आरसी, आर मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस, और सी मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस। ठीक, एक आरसी रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट में शुद्ध शक्ति हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक, ध्यान रखना, पावर कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, पावर हमेशा क्या होती है? धनात्मक ही होती है। आई बात समझ में? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक होती है। क्या हो जाएगा? धनात्मक होती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धनात्मक होती है। ठीक है, पढ़ें अगला क्वेश्चन। एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक सर्किट के लिए शक्ति वक्र शून्य ही है जब वो कह रहे हैं कि कोई वक्र है, ठीक, और उसमें प्रतिरोधक के लिए शक्ति शून्य होगी। कोई परिपथ है, वह कह रहे हैं कि उसमें प्रतिरोधक के लिए जो पावर है वह क्या है? शून्य है। ठीक, तो वह उसी कंडीशन में हो सकती है कि जब विद्युत और वोल्टेज दोनों क्या हो जाएंगे? शून्य रहेंगे। आई बात समझ में? जब भाई उसमें कोई परिपथ है, उसमें विद्युत और वोल्टेज दोनों शून्य है, ठीक, तो उस समय जो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा? प्रतिरोध के लिए जो मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक, तो जो 59 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पढ़ें अगला क्वेश्चन। ऐसी सर्किट में अधिकतम विद्युत आवश्यकता होती है। हाँ, वह कह रहे हैं कि एसी सर्किट में अधिकतम विद्युत आवश्यकता होती है। इसमें जो आपका पीक, आपने देखो 3 प्रकार की वैल्यू पढ़ी थी, आरएमएस मान, पावर फैक्टर और फॉर्म फैक्टर, उनके बारे में जब देखा था, ठीक, एक एवरेज मान भी देखा था, औसत मान। तो उसमें से पूछ रहे हैं कि जो पीक मान होता था वह विद्युत के संबंध में क्या होता था? जो क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा प्रभावी विद्युत के 1.14। क्या आ जाएगा? प्रभावी विद्युत के 1.14। ठीक, इसमें आपको जो एसी वाला चैप्टर है उसको उठा के देखना पड़ेगा। ठीक, उसमें जो आपको आरएमएस मान है या पीक मान है वह आपको मिल जाएगा, उससे इसका आंसर आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगला पढ़े 61। कम तापमान पर अर्ध कंडक्टर के रूप में व्यवहार करता है। वो कहना चाह रहा है कि जो अर्धचालक होता है, अर्ध कंडक्टर क्या कहलाता है? अर्धचालक। यदि उसका तापमान कम है तो वह किस रूप में व्यवहार करेगा? और परिपूर्ण इंसुलेटर। नहीं, देखो, परिपूर्ण इंसुलेटर तो वो होता नहीं है क्योंकि वो अर्धचालक होता है। ठीक, परिपूर्ण कंडक्टर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब होता है। ठीक, कम तापमान पर वह परिपूर्ण कंसुलेटर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? परिपूर्ण कंसुलेटर की तरह कार्य करता है। ठीक, इस चीज को बस थोड़ा सा याद कर लेना कि ना वो एक इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा, ना वो एक कंडक्टर की तरह कार्य करेगा। आई बात समझ में? ठीक, कम तापमान पर यदि हम बात करें तो वह परिपूर्ण कंसुलेटर की तरह कार्य करता है। ठीक, थोड़ा सा ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन लग रहा है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी। 62 देखें। समांतर में जुड़े 4 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध के बीच समरूपी प्रतिरोध की गणना करें। हाँ, ठीक, हमने देखो आपको रजिस्टर का मान बताया था, यदि वो सीरीज में रहते हैं तो जुड़ जाते हैं। ठीक, और यदि वो समांतर में रहते हैं तो उनको सॉल्व करना पड़ता है 1/R1 करके। ठीक है, तो इसका हम बता देते हैं कितना आएगा, 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, 12 में हम क्या कर देंगे, भाग दे देते हैं तो वो आ जाता है। ठीक है, 4 का भाग दे देते हैं। यदि राशियां इस प्रकार की हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। यदि करना है किसी को तो 1/4
1/4 प्लस 1/12 को सॉल्व कर लेना, इसका मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। ठीक 62 का आंसर कितना है 3 ओम है। कितना है 3 ओम। किसी को करके तो नहीं बताना। ठीक देखो यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये हो गया 1/4 प्लस 1/12। ठीक यहाँ क्या रख देते हैं अपन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब क्या हो जाता है 1/8। ठीक है इसका एलसीएम लो कितना आ जाएगा 12। ठीक 4 में 12 में 4 का भाग तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 12 में 12 का भाग तो कितनी बार जाएगा 1 बार। ठीक ये यहाँ RT ही है। अब 3 और 4 को जोड़ो कितना आ जाएगा 3 और 1 को जोड़ो कितना आ जाएगा 4। यहाँ कर देते हैं कितना आ जाएगा 4/12। ठीक ये कितना है 1/RT। ठीक अब जब इसका मान हमको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो पलट जाएगा। ठीक तो यहाँ आ जाएगा RT बराबर 12/4 तो कितना आ जाएगा 3 ओम। आया समझ में। ठीक जब यह समांतर में है, यदि सीरीज में होता तो क्या हो जाता, सीरीज में होता तो क्या हो जाता जुड़ जाता। कितना आ जाता 12 और 4 16 ओम। ठीक है वैसे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है कोई ज्यादा टफ नहीं है, समझ में आ गया इसको कैसे सॉल्व करना है सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन देखें सभी लोग। दो विपरीत बिंदुओं के समरूपी प्रतिरोध की गणना करें जब 4 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों और 6 ओम का एक प्रतिरोध क्रम में जुड़ा हो। देखो अभी अपन ने 4 और 12 का निकाला है, कितना आया था 3 ओम। ठीक और वो कह रहे हैं कि जो 3 ओम प्रतिरोध आया है उसी के सीरीज में हमने 6 ओम को जोड़ दिया है, तो 6 और 3 क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। 6 और 3 12, 6 और 3 9 होते हैं। ठीक है तो 6 और 3 9 हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे और टोटल आंसर क्या आ जाएगा 9 ओम आ जाएगा। 63 का क्या आ जाएगा 9 ओम। ठीक ऑप्शन नंबर कितना है ए। ठीक है ऐसे इसको सॉल्व कर लेना और थोड़ा सा बड़ा भाग सही करो, नहीं तो वहां भी बारी बच जाएंगे पेपर में सबके। ठीक है चलो आगे देखो। उच्च वोल्टेज सीमा कितनी होती है। ठीक तो इसमें देखो जो उच्च वोल्टेज सीमा वह 33,000 तक रखी गई है और 33 के भी उसके ऊपर जो हो जाती है वो अति उच्च वोल्टेज में आ जाती है। कितनी आ जाती है अति उच्च वोल्टेज में। आई बात समझ में। ठीक या अपन यह बोल जाए कि जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के रूल हैं उसके हिसाब से उच्च वोल्टेज सीमा कितनी है, तो वह कितनी है 33,000 वोल्ट। ठीक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी इंस्टीट्यूट अरे इंस्टीट्यूट नहीं हो रहा अरे इंस्टीट्यूट नहीं हो। ठीक तो कितना आ गया 33,000 वोल्ट। ठीक इसके ऊपर जाएगी तो वो क्या आ जाएगी अति उच्च वोल्टता में आ जाएगी। ठीक 66 पढ़े। फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में चौक जुड़ा होता है। हाँ जो आपका ट्यूबलाइट है उसको फ्लोरोसेंट बोला जाता है। वह पूछ रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक जुड़ा होता है लैंप के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। किस में जुड़ा होता है लैंप के साथ सीरीज में। यह सबको मालूम है। ठीक 66 का क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। 66 का क्या आ जाएगा ए आ जाएगा 66 का ए। ठीक है 68 स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। हाँ यह क्वेश्चन बहुत आईएमपी टाइप का है, क्यों यह बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक तो इसको देखें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है टेलीविजन। ठीक टेलीविजन जानते हो किसको बोलते हैं टीवी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है टीवी को बोला जाता है। ठीक और हम आपको बता दें कि जो आपकी टीवी है उसमें जो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त करते हैं वह हम कौन सा करते हैं स्टेप अप। अब क्यों करते हैं वो सुनो। जो टीवी में जो आपको CRO होता है
और CRO में जो CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक, उसको संचालित करने के लिए हमें बहुत अधिक वोल्टेज की जरूरत होती है, जिससे क्या करे वो पर्दे पर एक अच्छा फोकस डाल के जो हमको चित्र वगैरह हैं वो अच्छे से दिखें। और उस वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि उसके अलावा टीवी रिसीवर में कौन से ट्रांसफार्मर का यूज होता है, तो आप क्या बताएंगे, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि टेलीविजन या टीवी में कौन से ट्रांसफार्मर का यूज होता है, तो स्टेप अप, उसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ें। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है। हाँ, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का। क्यों बना होता है, क्योंकि उसकी गलनांक बहुत अच्छी होती है, 3400 डिग्री सेल्सियस। हाँ, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए जो फिलामेंट बल्ब है, ठीक, या जिसको इनकैंडिसेंट बल्ब बोलते हैं, उसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक। इसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह इसके प्रवाह के कारण है। ये बताइए, जो एक तार होता है उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन। ये तो सबको पता है, ठीक, कि एक ही कारण इलेक्ट्रॉन की वजह से ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। परिभाषा भी यही कहती है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, ठीक। चलो 71 देखें। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है। ये अपन पहले देख चुके हैं, ठीक। फिर भी हमने बताया था जनरेटर और मोटर के बारे में, ठीक। तो जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है वह जनरेटर पर लागू होता है, और जो बाएं हाथ का नियम है वो किस पर लागू होता है, मोटर पर लागू होता है, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन। 72 एसी से डीसी इसके प्रयोग से किया जा सकता है। एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं, कन्वर्टर। क्या बोलते हैं, कन्वर्टर। और डीसी से एसी में बदलने वाली युक्ति को इन्वर्टर। घर में क्या लगा होता है, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी बैटरी की सप्लाई को एसी में बदलता है, जिससे आप टीवी, पंखे, ट्यूबलाइट वगैरह चला पाते हैं, ठीक। एसी को डीसी में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज भी करते हैं, कन्वर्टर का यूज भी करते हैं, और रोटरी कन्वर्टर का यूज भी करते हैं, ठीक। लेकिन यदि कोई पूछे कि डीसी को एसी में बदलने के लिए, तो हम किसका यूज करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखें। डीसी शंट मोटर को इसके प्रयोग में वरीयता दी गई जाती है। हाँ, देखो डीसी शंट मोटर है जो एक निश्चित गति से चलने वाली मोटर है, और इसका यूज हम लेथ मशीन में करते हैं। लेथ मशीन आप लोग देख लेना सर्च करके, जो धातु के पाइप वगैरह होते हैं उनको काटने, उनमें चूड़ी बनाने, उनको घिसने या उनमें खांचे वगैरह काटने के लिए हम जिस मशीन का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेथ मशीन। और यह मशीन क्या होती है, एक निश्चित गति से चलती है, इसलिए इसमें हम डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो अगला पढ़ें। एक परिपथ में फ्यूज का उद्देश्य है। हाँ, पता है सब लोग किस लिए लगाते हैं परिपथ में फ्यूज, अधिक करंट प्रवाह को रोकना है। रोकने वाला सुरक्षा यंत्र। एक परिपथ में फ्यूज का उद्देश्य है अत्यधिक करंट प्रवाह से रोकने वाला सुरक्षा यंत्र, ठीक। जब लाइन वगैरह फॉल्ट आती है उस समय जो करंट प्रवाह है वह अत्यधिक हो जाता है, और उसी को रोकने के लिए हम फ्यूज नामक सुरक्षा यंत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में, ठीक। 75 देखें। बीओटी यूनिट को यह भी कहा जाता है। उनने कुल मिला के आपसे कोई क्या पूछा है, बीओटी का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक। फुल फॉर्म तो उसका होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक। जो तुम्हारा एक बीओटी है वह कितना होता है, 1
kWh के बराबर होता है। आई बात समझ में? ठीक, तो एक जगह हम यहाँ पर BOT लिख दें और उसके बराबर में kWh लिख दें तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए BOT को क्या बोला जाता है? kWh, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? किलोवाट आवर। आई बात समझ में? ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका ध्यान रखना, फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक, जिस यूनिट में व्यापार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इलेक्ट्रिकल के मामले में नहीं तो दूसरी जगह पहुंच जाए अपन।